दर्शकों, पाकिस्तान से बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले का पक्का हिसाब लिया जाएगा। पीएम मोदी ने आज सीसीएस समेत 4 अहम बैठकें की। भारत की तैयारी से पाकिस्तान इस कदर खौफ में है कि बॉर्डर पर लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा है। असीम मुनीर की समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत का मुकाबला करें कैसे। पाकिस्तान की सेना मैदान छोड़कर भाग रही है। पाकिस्तान की आर्मी को पता नहीं है किस मोर्चे पर जंग लड़ना है। दूसरी तरफ परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के नेताओं का भी दम निकलने लग गया है। पिछले एक हफ्ते से दर्शकों, लगातार गीदड़ भभकी देने के बाद, परमाणु बम चिल्लाने के बाद दुनिया के किसी भी देश ने चवन्नी भाव पाकिस्तान को नहीं दिया है। आपको याद होगा, सबसे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने और रक्षा मंत्री ने एटम बम की धमकी दी थी। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा था वहां के नेताओं ने कि अगर यह युद्ध हो गया तो दुनिया के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है। लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी सिर्फ पाकिस्तान के अब्बूजान चीन को छोड़ दीजिए, किसी मुल्क ने चवन्नी भाव नहीं दिया है। हां, एक मुल्क है टर्की, जो कहा जा रहा है कि कुछ हथियार लेकर उसके पास पहुंचा है। आज टर्की एयरफोर्स का एक डेलीगेशन जो है वो भी पाकिस्तान में, ऐसी भी खबरें सामने आई। लेकिन जब टर्की से सवाल पूछा गया कि क्या आपने पाकिस्तान को हथियार पहुंचाए हैं, क्या आपने 6 C-130J हरकुलिस विमान में हथियार भरकर भेजा है, तो उसने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब भेजा हो कि नहीं भेजा हो, यह तो टर्की जानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कबूल करने की ताकत उसके पास भी नहीं है। उसके पास भी औकात नहीं है कि वो भारत के खिलाफ खुलकर कह सके हमने पाकिस्तान को हथियार दिए। तो चीन और टर्की को छोड़कर दुनिया के किसी मुल्क ने चवन्नी का भाव पाकिस्तान को नहीं दिया। और शहबाज शरीफ और उसके मंत्रियों को समझ आ गया है कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की तबाही तय है। भारत के सामने पाकिस्तान युद्ध में एक भी दिन नहीं टिक पाएगा। राफेल की मार, अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रहार से पाकिस्तान की तबाही तय हो जाएगी। यही वजह है कि शहबाज सरकार चीन से लेकर यूएस तक हर एक उस मुल्क से गिड़गड़ा रही है जिससे पाकिस्तान को रत्ती भर उम्मीद है, और कह रही है कि भारत से बात कर लो, कोई भारत को शांत करा दे, कोई भारत से बातचीत करके इस मामले में मध्यस्थता कर दे। हम पहलगाम हमले की जांच के लिए तैयार हैं। इसलिए आपको याद होगा दर्शकों, जैसे ही यह अटैक हुआ था, पाकिस्तान में पलने वाले एक आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन जैसे जैसे भारत का प्रेशर बढ़ता गया, पाकिस्तान का थ्रेशहोल्ड टूटता गया, और 2-3 दिन के बाद टीआरएफ ने आकर सरेंडर कर दिया, कह दिया भैया हमने ये अटैक नहीं किया, हमें माफ करो, हमारा नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। एक और नाम सामने आया, सैफुल्लाह कसूरी, जो लश्कर का डिप्टी चीफ बताया गया, उसका भी नाम मीडिया रिपोर्ट्स में आया। उसने भी जल्दी से वीडियो जारी किया, दोनों हाथ उठाकर कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा नाम मतलब बेवजह इंडियन मीडिया हमारा नाम घसीट रही है। यानी पाकिस्तान को पता है इस बार पलटवार तो होगा, और ऐसा होगा जिसका एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान को भी नहीं हो पाएगा। और पहले से ही कर्ज में डूबे कंगाल पाकिस्तान ने चीन के सामने एक बार फिर से झोली भी फैला दी है। परमाणु बमों की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान चीन पहुंचा है कटोरा लेकर। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 3 तरफ से घिरेगा। एक तरफ से बलूचिस्तान, पाकिस्तान सेना की कब्र खोद रही है। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। टीटीपी को पूरे पाकिस्तान में शरिया चाहिए। यानी कि भारत से युद्ध हुआ तो कई मोर्चों पर पाकिस्तान फंसने वाला है। बीएलए, टीटीपी, डोरंड लाइन पर अफगानिस्तान, बाकी के लिए फिर है हिंदुस्तान। लेकिन इसलिए इन नेताओं की गीदड़ भभकी कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान 3 तरफ से टूटने की कगार पर है। भारत की परमाणु ताकत के सामने पाकिस्तान का टिकना भी मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के बड़बोले नेताओं की क्या कहिए,
वो एटम बम मुंह से ही छोड़ते नजर आ रहे हैं। और जब से ये एटम बम बनाया इन्होंने, ये मुंह से ही एटम बम दाग देते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रेल मंत्री के बाद अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज ने परमाणु हमले की धमकी दी है और जबानी एटम बम छोड़ा है। सुनिए। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। तो अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक ख़तरा मंडला रहा है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। मरियम नवाज कह रही हैं कि इतनी ताकत दी है ऊपर वाले ने पाकिस्तान को कि वो भारत का मुकाबला कर पाए। इसलिए मैं अब मरियम नवाज से पूरे पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के सामने तुम्हारा मुल्क टिक पाएगा? इस सवाल का जज्बाती होकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। आंकड़े गवाही देते हैं। और जब हमारे MiG-21 तुम्हारे F-16 का शिकार कर सकते हैं, हमारे एक अभिनंदन तुम्हारे F-16 को, जो कि बहुत उन्नत 4th जनरेशन का, 5th जनरेशन का या 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान आप कह लीजिए, उसको हम 3rd या 2.5 जनरेशन के MiG-21 बाइसन से मार गिरा सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान की औकात ही क्या रह जाती है? पाकिस्तान JF-17 लेकर घूमे, F-16 लेकर घूमे, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? क्योंकि कहते हैं मशीन इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैन बिहाइंड मशीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा सवाल, पाकिस्तान की परमाणु बम वाली धमकी में कितना दम है? ये परमाणु बम सिर्फ जुबानी है या पाकिस्तान के पास कुछ है भी? और क्या भारत के परमाणु वॉरहेड के सामने या भारत के परमाणु बम को या मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी के सामने क्या पाकिस्तान कहीं ठहरता है? तो इस सवाल का जवाब तो मैं ही आपको दे सकता हूं, पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। भारत के पास अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं। भारत आज की तारीख में चाइना जैसे मुल्क से भी टक्कर ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान की यह कुव्वत नहीं है। पाकिस्तान हफ्ते भर से ज्यादा जंग में सस्टेन भी नहीं कर सकता है। बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल SVP सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही साथ मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहला सवाल मेरा रामेश्वर जी आपसे, मैंने बहुत सारी बातें दर्शकों से की, इसलिए चाहता हूं कि अब आप लोग मोर्चा संभालें। और रामेश्वर जी, ये जो बात बार बार सामने आ रही है, एटमी धमकी, एटम बम फोड़ देंगे, पाकिस्तान को ऊपर वाले ने एटमी शक्ति बनाया है, हमारी दिफा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये इस तरह की बातें, ये सिर्फ पॉलिटिसाइज करने वाली बात है या वाकई इसमें कोई दम है? देखिए शर्मिला जी, पहले तो ये देखते हैं कि एटम बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर डिवाइस या न्यूक्लियर पावर जो भी है, ये किस वजह से आप इसकी धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये है, पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है भारत के लिहाज से बहुत कम है। तो जब एक देश जिसकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी कम होती है, उसको कंपनसेट करने के लिए ये न्यूक्लियर पावर है, वो थियोरेटिकली अगर आप देखें तो उसको कंपनसेट कर सकती है। जबकि एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उस देश को मरने मराने और उनकी जो अस्तित्व है उसी के ऊपर खतरा है, तो ऐसी हालात के अंदर अगर वो न्यूक्लियर डिवाइस इस्तेमाल करता है तो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी जो है उसकी जो कमजोरी है उसको वो पूरा कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, जब आप न्यूक्लियर डिवाइस की बात करते हैं तो साथ ही साथ आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ एक गुहार लगाते हैं कि देखिए हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये न्यूक्लियर लड़ाई हो सकती है। और जब भी न्यूक्लियर लड़ाई होगी तो वो दोनों देश की, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में नुकसान होगा अगर हमारे ऊपर डालते हैं,
वो नुकसान पाकिस्तान में भी उतना ही होगा जितना हिंदुस्तान में होगा। साथ ही साथ जो ये रेडिएशन इसमें निकलती है और इसकी जो तबाही है, इसकी जो हवाएं हैं, वो पूरे पूरे एनवायरमेंट को वो खराब करती है। तो इसमें काफी देशों के ऊपर इसके ऊपर असर पड़ेगा। तो इस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाता है कि देखिए ये आपस में लड़ाई ना हो जाए, ताकि लड़ाई को वो बंद करा सके, वो इंटरवीन कर सके। और तीसरी बात है, अपने जो जवान हैं उनका जो मोराल है, जैसे अभी आपने बताया कि पाकिस्तान की जो सेना वाले हैं, उनके पॉलिटिशियंस है घबराए हुए हैं, उनकी घबराहट को दूर करने के लिए, उनका मोराल बढ़ाने के लिए भी न्यूक्लियर डिवाइस की बात की जाती है। तो इसके मल्टीपर्पज पर्पसेस हैं। इतना कहने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा, न्यूक्लियर डिवाइस जो है वो एक डेटरेंस का तरीका है, ना कि उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिछली बार जो न्यूक्लियर डिवाइस इस्तेमाल हुई थी वो नागासाकी हिरोशिमा में हुई थी 1945 के अंदर। उसके बाद से देखिए अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, रशिया के पास उससे भी ज्यादा है, और इस वक्त 5 से 6 शक्तियां हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लेकिन कभी भी का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी आप अपना ध्यान यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की तरफ देखें। बिल्कुल सही बात। यूक्रेन हालांकि उनके पास न्यूक्लियर डिवाइस नहीं है, पहले थी उनके पास, लेकिन उनका सपोर्ट पूरा यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है। 3 साल हो गए हैं, लेकिन उसका धमकी जरूर दी गई है कि दोनों तरफ से, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। सर जाहिर सी बात है, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं आपको। पुतिन भी अपने लोगों को इतना क्यों मारने के लिए भेजते हैं, या अपने इतने पैसे खर्च क्यों करते हैं यूक्रेन में? वो एक छोटा सा एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डालते जो एक सीमित एरिया के लिए होता और उनका काम पूरा हो जाता। वो रशिया को इतना ब्लीड क्यों कराते? 2-2.5 साल से लगातार जंग क्यों लड़ते? उनके लिए जंग भी आसान होती, पैसे भी कम खर्च पड़ते। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक डेटरेंस वाली बात होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की सीन में खेल दूसरा है। पाकिस्तान अपनी कमियों को छिपाने के लिए बात कह रहा है। यादव सर, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है यूक्रेन वाला, इस बात को बताने के लिए कि आपके पास बॉम्ब हो सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना बहुत ही रिमोट चांसेस है। हमारे अपने परिप्रेक्ष्य में देखिए, कारगिल के अंदर 1998 के अंदर पाकिस्तान ने अपना बॉम्ब फोड़ा, अपना ट्राई किया। 99 में उन्होंने कारगिल का युद्ध किया। उस टाइम ये हो रहा था कि 2 देश हैं, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और उस वक्त भी ऐसी ही बात चल रही थी। पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियन जितने भी थे, और ड्रॉप ऑफ हैट वो बताते थे हमारे पास तो बॉम्ब है, हम बॉम्ब चला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो। और तीसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि जब 2 देश जिनके पास अगर एटॉमिक बॉम्ब्स है, तो कन्वेंशनल वॉर की जो विंडो है वो बड़ी छोटी रहती है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन यूक्रेन वॉर देख लीजिए और बाकी और जगह भी देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अपने देश में कारगिल वॉर देखिए 3 महीने तकरीबन चली, जबकि दोनों देश न्यूक्लियर कंट्रीज थे। तो ये कहना कि कन्वेंशनल वॉर की विंडो बड़ी सीमित हो जाएगी न्यूक्लियर वॉर की वजह से, ये कहना भी गलत है। तो ओवरऑल निष्कर्ष यही लगता है कि जो बंदर घुड़की ये लोग दे रहे हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ना ही इसका इस्तेमाल करने की ऐसी जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई इनको इस्तेमाल करने देगा। और अगर इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हम जितना इनके ऊपर तबाही कर सकते हैं ये उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चांडिल्य। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि हम जो तबाही मचा सकते हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि भाई मैं एटम बम करेंगे। चलिए एटम बम छोड़ दिया, हमारी तरफ से तो किसी एक छोटे बम की भी बात नहीं हुई। हमने ये भी नहीं कहा कि हम दिवाली वाले बम आपके यहाँ आके फोड़ देंगे, हमने किसी बम की बात नहीं की। लेकिन पूरा पाकिस्तान एक सुर में, कमाल है। मतलब मैं तो हैरत में हूँ, पिछले 7 दिन में 70 ऐसे लोगों के बयान आ गए होंगे, 7 बड़े नेताओं के बयान आ गए होंगे, 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर्स के बयान आ गए होंगे, 4-5 सीएम पाकिस्तान के बयान आ गए होंगे, जो कि कह रहे हैं कि हम एटम बम फोड़ देंगे। और मैं यादव सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं एसबीपी सिंह सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद माथुर सर आपके पास और संजीव सर आपके पास आ रहा हूं कि पाकिस्तान अपनी खामियों को छिपाने के लिए एटम बम का पर्दा डाल रहा है। पाकिस्तान को पता है कन्वेंशनल वॉर में भारत के सामने हफ्ते भर से भी ज्यादा नहीं टिक पाएगा और उसके पास सरेंडर एकमात्र चांस बचेगा। तो दुनिया को डराने के लिए और भारत को गीदड़ भभकी देने के लिए भाई हम एटम बम पटक देंगे, हमारे पास है ही नहीं कुछ लड़ने के लिए, तो हम करेंगे हम एटम बम पटक देंगे आपके ऊपर। सिंह सर।
देखिए विवेक, पाकिस्तान के पास दो चीजें हैं। एक है आतंकवादी और जी टेररिज्म की लड़ाई, और दूसरा है कि यहाँ उसके पास एटम बॉम्ब हो गए। 1998 में उन्होंने भी भारत के 2 हफ्ते सेकंड बॉम्ब जो हमने एक्सप्लोर किया था उसके बाद उन्होंने भी किया। ये दो चीजें हैं। बाकी पाकिस्तान कमजोर है कन्वेंशनल स्ट्रेंथ में, और इकोनॉमिकली बिल्कुल खोखला है, तो इसलिए वो धमकियां दे रहे हैं। पर देखें, जो न्यूक्लियर वॉर, ये जो ब्लैकमेलिंग है, इसका काउंटर है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। देश अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर कन्वेंशनल लड़ाई भी लड़नी है तो उसका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कितना है। तो अगर पाकिस्तान ऐसे कर रहा है, कारगिल की लड़ाई में भी उन्होंने थ्रेटन किया था, ब्लैकमेल किया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे, परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे, पर नहीं किया बिकॉज वर्ल्ड प्रेशर बहुत होता है। और इस दूसरा है कि भारत अभी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड इसमें आइडेंटिफाई करेगा इंडो पाक लड़ाई के अंदर, और वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि कौन से लेवल तक हमने जाना है, कितनी डेप्थ में जाना है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होने, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव होने, मीडियम जी ऑब्जेक्टिव होने हैं, या डेप्थ वाले। और इसके साथ वो भी कंबाइन करना पड़ेगा भारत को कि पाकिस्तान की जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, उसकी भी लिमिट है। उनकी थ्रेशोल्ड क्या है कि उसके एग्जिस्टेशनल थ्रेट अगर खतरे में है वो इस्तेमाल करेगा, उसकी लीडरशिप चेंज है तो उसमें इस्तेमाल करेगा, उसकी न्यूक्लियर साइट्स अगर बर्बाद होनी है उस समय इस्तेमाल करेगा। तो उसने भी अपनी रेड लाइंस आइडेंटिफाई की हुई हैं पाकिस्तान ने, और भारत उसको पहचानता है। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्होंने इस्तेमाल करना है, मैं समझता हूं ये सिर्फ धमकी है। क्यों? कि प्रेशर आएगा, चाइना जैसे देश भी इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, अमेरिका तो डालेगा ही। और रूस देखो, बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उनको 32 नाटो नेशंस के साथ उनके लड़ाई हो रही है यूक्रेन के अंदर। पर उन्होंने एक रेड लाइन आइडेंटिफाई की थी कि अगर नाटो देश एंटर करेंगे यूक्रेन की धरती पे तो वो इस्तेमाल करेंगे, और वो भी उस समय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। अभी तीसरा मैं पॉइंट बताना चाहता हूं कि भारत ने कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन शुरू किया था पराक्रम ऑपरेशन के बाद, 1999 के बाद, और 2007-8 तक जाके वो मैच्योर हो गया था। और वो था टू ओवरकम हमारी जो मोबिलाइजेशन टाइम बहुत ज्यादा होता था, कि हम रिएक्ट करें कि पाकिस्तान अगर ऐसी धमकी देता है हाउ वी कैन रिएक्ट। तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें वो बोलते हैं 125 से 250 ग्राम तक भी उनके पास है, जो कि आर्टिलरी गन्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें क्या है कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स गिने जाते हैं वो अप टू डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डील्स के ऊपर है कि अप टू 5 to 10 मेगाटन्स भी उनको शॉर्ट टर्म गिना जाता है, और स्ट्रेटेजिक तो खैर 50 एंड बियॉन्ड है ही। तो मैं समझता हूं कि ये सब जो एक तरह की वॉर गेमिंग दोनों देश कर रहे होंगे इस समय, कि हमने किस हद तक जाना है।